हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज से हम संजीव डेस्क वर्क करने जा रहे हैं 2026 की मैथमेटिक्स की संजीव डेस्क वर्क करेंगे, जिसके अंदर टोटल 9 मॉडल पेपर होते हैं। एक मॉडल पेपर सोल्व होता है और बाकी जो 8 मॉडल पेपर है वो एक एक करके मैं आपको सभी डिटेल में सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो ये देख लो, पहले आप इस डेस्क वर्क को देख लो। इस प्रकार की डेस्क वर्क है संजीव डेस्क वर्क 2026 की। ये देख लो सारा, ठीक है, 2026 लिखा हुआ है। इसके जितने भी मॉडल पेपर है वो मैं आपको एक एक करके सारे सोल्व करवाऊंगा। तो आज हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 2 और उसका सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है टोटल 18 होते हैं वो। ठीक है, एक एक मार्क्स के आते हैं सारे, वो सारे पहले मैं ये करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फिलअप सा कराऊंगा। तो अब करते हैं अपने सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो अपने को ये बताना है भी इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं अपने पास रेशनल नंबर, जैसे 2/3 हो गया, 5 हो गया, √25 हो गया। इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे अपने पास क्या होते हैं रेशनल। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर काउंट आते हैं होते हैं। ठीक है, 2/3 देखो, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इससे अपने क्या लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं ना। और जो √25 है, अगर इससे सोल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा प्लस माइनस का। तो इससे 5 के नीचे अपने 1 लगा सकते हैं। ये सारे के सारे अपने पास रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर जो अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इनमें से देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जैसे 2 नंबर है, 2 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो ये 2/1 बन जाएगा। तो ये कौन सा होगा अपने पास रेशनल नंबर। ये वाला जो नंबर है देखो 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, इस प्रकार कंटिन्यू चलता रहेगा, इसका कोई भी एक सेट नहीं बन रहा। अगर मान लो 2, 3, 2, 3, 2, 3 इस प्रकार से चलता रहता तो ऊपर बार लग जाता है इस प्रकार, और बार लगने वाला क्वेश्चन अपने सोल्व कर सकते हैं। तो इससे अपने सोल्व नहीं कर सकते, ये कौन सा होगा अपने पास इरेशनल नंबर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें इफ 2 रेशनल नंबर्स HCF इज इक्वल टू LCM। अपने पास 2 रेशनल नंबर है जिनका HCF और LCM दोनों इक्वल है। तो अपने को यह बताना है भी वो नंबर हमेशा कैसे होंगे। वो नंबर क्या कॉम्पोजिट होंगे, क्या इक्वल होंगे, या प्राइम होंगे, या को प्राइम होंगे, अपने को यह बताना है। तो HCF इज इक्वल टू क्या है LCM। ये किस कंडीशन में होंगे देखो, जब नंबर इक्वल होंगे। कैसे देखो, मान लो कोई नंबर ले लो 2, 2, मैंने 2 नंबर लिए 2, 2, अगर मैं इनका HCF करूंगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा, और LCM करने पर भी कितना आएगा 2। अगर मान लो मैंने 10 और 10 ले लिया, इनका HCF कितना आएगा 10, और LCM भी कितना आएगा 10। तो कहने का मतलब यह है भी अगर 2 नंबर अपने पास इक्वल है तो उनका HCF और LCM दोनों क्या आते हैं इक्वल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द ग्राफ ऑफ y, ये अपने को ग्राफ दे रखा है देखो, इज इक्वल टू px, यानी कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x का। पॉलिनोमियल फंक्शन किसका है x का। तो अपने को x देखनी पड़ेगी लाइन, यानी कि ये x एक्सिस को अपने को देखना पड़ेगा। ये अपने को फिगर दे रखी है फॉर पॉलिनोमियल px, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन x का है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो इसमें अपने नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करनी है। नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये अपने पास जो लाइन है ना, इस लाइन को ये देखेंगे भी x एक्सिस को कितनी बार काट रही है। जितनी बार x एक्सिस को काटेगी उतनी ही क्या होंगे इसकी जीरोज होंगी। अब देखो ये x एक्सिस, ये लाइन ऊपर है, इसके पैरेलल जा रही है, x एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काट रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 0। कहीं पर भी नहीं काट रही है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। अगर यही पॉलिनोमियल फंक्शन अपने पास y का होता तो इसका आंसर क्या आ जाता 1 आ जाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि y एक्सिस को एक बार काट रही है ना, तो आंसर क्या आता 1। लेकिन अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन x का है तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की कौन सी वैल्यू द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन है नो सोल्यूशन। भी अपने को ये देखो, ये इक्वेशन दे रखी है, एक ये रही इक्वेशन और एक इक्वेशन ये रही। इसके अंदर ये बताने भी k की क्या वैल्यू रखे जिसका कोई भी सोल्यूशन ना निकले। तो जैसे अपने को पता है भी सोल्यूशन कब नहीं निकलता, अपने पास 3 कंडीशंस होती है। कौन कौन सी, एक तो देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये 3 चीज होती है। मान लो इस पे इक्वल नहीं होते, मान लो a1/a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका क्या होता है, इसके क्या होता है भी अपने पास सोल्यूशन निकलते हैं। इसका क्या होता है यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब भी ओनली 1 सोल्यूशन निकलता है। उसी प्रकार से अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर अपने पास ये कंडीशन आती है ना तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता।
तो इसका आंसर क्या आता है? नो सॉल्यूशंस। और तीसरा, अपने पास ये कंडीशन होती है भी अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन आती है तो इसके अंदर कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये तीन कंडीशन होती है। जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है मींस वन सॉल्यूशन होता है, इसके नो सॉल्यूशंस होते हैं और इसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और साथ में लाइंस कैसी होती है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ये जो लाइंस होती है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ये वाली जिसका नो सॉल्यूशन होता है ये होती है पैरेलल लाइंस है, ये होती है पैरेलल लाइंस है। और जिसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ये कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइंस होती है, कोइंसिडेंट लाइंस है। तो अपने को ये पूछा गया भी इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए अपने पास। तो देखो ये अपने पास इक्वेशन थी 3x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो इससे मैं ये लिखूंगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इससे मैंने क्या किया? इक्वेशन की फॉर्म में, प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। इसी प्रकार ये था, देखो 2k 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये अपने पास प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में ही है, क्योंकि x भी है वैल्यू, y भी, और उधर अपने को कांस्टेंट वैल्यू भी दे रखी है। तो इसमें देखो a1 की वैल्यू कितनी है? तो इसमें a1 यानी कि a1 की वैल्यू क्या होती है? a1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो अपने पास पहले इक्वेशन है ना उसके अंदर a1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो a1 की वैल्यू आ जाएगी। एक काम करते हैं, इधर थोड़ा सा साफ करके सोल्व करवा देता हूं मैं आपको, यहां पे करवा देता हूं सोल्व। देखो इक्वेशन क्या थी अपने पास? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये अपने पास इक्वेशन थी। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 3, b1 की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 1, b1 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। x का जो कोफिशिएंट है वो a1 की वैल्यू, y का जो कोफिशिएंट है वो b1 की वैल्यू, और c1 की वैल्यू कितनी अपने पास? 1। अब दूसरी इक्वेशन से देखो, दूसरी इक्वेशन क्या थी अपने पास? 2k माइनस 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, मीन्स a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2k माइनस 1, x का कोफिशिएंट ये पूरा गिना जाएगा, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2k प्लस 1, b2 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट मीन्स 1। अगर इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं लिखा हो ना तो आप उसको 1 मानोगे, और साइन अपने को साथ में लेना पड़ता है, तो इसके आगे प्लस का साइन था तो प्लस लगाते नहीं अपने, यहाँ पे माइनस का साइन था तो मैंने माइनस साथ में ले लिया था। और c2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2k प्लस 1, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब अपने को मानना बोला गया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब भी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा। a1 कितना देखो 3, और a2 कितना अपने पास? 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना है? माइनस 1, और b2 कितना है? 1। ये कंडीशन आ जाएगी। इससे अपने सोल्व कर देंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 3 हो गया, और इसको करेंगे तो 2k प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 2k हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या है ना, माइनस 1 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2k, और माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, तो 2 को इधर लेके आ जाएंगे और 3 को उधर ले जाते हैं, तो माइनस 2 के जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का, इज इक्वल टू 1 माइनस 3, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये मीन्स 2k इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 2, और k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2 अपॉन 2, कटिंग करेंगे कितना आ गया? माइनस 1, तो k इज इक्वल टू माइनस 1। देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार 4 पार्ट अपने ये हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16, 22 आर। अपने को ना एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 4, 10, 16 एंड 22। इसकी फर्स्ट टर्म अपने को बता रखी है और इनका कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये पूछा गया अपने से। देखो फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? ये वाली a1 इज इक्वल टू कितनी है अपने पास? 4, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1, कोई भी दो टर्म्स ले लो कंटिन्यू, उसमें से पहली टर्म माइनस कर दो, अगर ये लोगे तो इसमें से ये माइनस कर दोगे, ये लोगे तो इसमें से ये लोगे तो इसमें से ये, तो मैंने क्या ली? पहली दो टर्म्स ले ली, तो a2 माइनस a1, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 6।
तो अपने से क्या पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस पूछा गया था और A1 पूछा गया था। तो आंसर क्या गया 4 और 6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नंबर सी, नहीं सी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। 4 और 6 क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 6 क्वेश्चन देखो, द 11 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपने को एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है ये वाली, इसमें अपने को 11 टर्म्स पूछा गया है और अपने को पता है भी 11 टर्म कैसे निकालते हैं, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। A11 कैसे निकालते हैं अपने, A प्लस 10D। भी कोई भी अपने को टर्म निकालनी है ना, भी मान लो इसमें 11 पूछा गया था, 11 टर्म निकालनी है तो A तो लिखना है और उससे उसमें क्या करेंगे अपने एक माइनस करके D लगा देंगे अपने। जैसे 11 टर्म थी तो 10D लगा दिया, अगर 20 टर्म पूछ लेते तो 19D लिख देते, 25 टर्म पूछ लेते तो 24D लगा देते, एक माइनस करके लिख देंगे। अब देखो A कितना दे रखा है इसमें अपने को, A दे रखा है -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई D कितना, देखो D क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये देखो 1/2 कितना होता है 0.5, 1/2 कितना है 0.5, किसका है माइनस का, ठीक है। और माइनस का 3 देखो 0.5 क्या बोला था मैंने अपने, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे तो 0.5 माइनस का था ये वाला, और माइनस करते हैं ना, क्या करेंगे -3 तो ये माइनस इसके लिए आ गया, तो माइनस का 0.5 प्लस 3, ये माइनस प्लस हो गया तो क्या आ गया 2.5। डी की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गई। तो क्या करेंगे अपने -3 प्लस 25 हो गया, ये 10 मल्टीप्लाई 2.5 कितना होगा 25, तो आंसर कितना आ गया 22 देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर, ये अपने को फिगर दे रखी है, DE पैरेलल टू BC, ये जो लाइन है ना DE, ये पैरेलल है किसके, BC के, और AD अपने को दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर, एंड AE कहां पे है इसमें, ये रहा 2 सेंटीमीटर, और बीच में ये छूट गया अपना DB 3 सेंटीमीटर है, ये DB कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो अपने को ये बताना है भी EC की लेंथ कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक। तो देखिए इसमें क्या होता है भी, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो ना तो क्या होता है भी ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी और ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी। तो कहने का मतलब ये है भी AD अपॉन BD किसके इक्वल हो जाएगी, AE अपॉन CE, मीन्स AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगी, AE अपॉन CE, इसके इक्वल हो जाएगी। तो AD की लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर और BD की कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू AE कितना 2 सेंटीमीटर अपॉन में CE, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, तो इसे अपने एक बार x मान लेते हैं, ठीक है। CE को अपने क्या मान लेते हैं x, तो इसे क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो देखो 1.5 x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 को 1.5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन कहां पे होता है 0 0 पे, ये देखो ये अपना ग्राफ है, ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये अपना क्या होता है ओरिजिन पे क्या आते हैं, ठीक है। ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कौन से होते हैं 0 0 होते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट -3 और 4, कौन कौन से दे रखा है -3 और 4, मींस x की वैल्यू -3 है, मान लो ये अगर 1 2 3 तो यहाँ पे क्या गया -3, और y की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 2 3 4, ये क्या गया 4, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछा गया, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसके लिए अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट के अंदर अपने क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब इसमें देखो x1 ये जो वैल्यू दे रखी है ये अपने पास x1, ये वाली y1, ये वैल्यू अपने पास x2 और ये वैल्यू अपने पास y2, ठीक है। इससे इन वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे और फिर अपना आंसर आ जाएगा। देखो x2 -3 -0 की होल स्क्वायर, देखो x1 -0 था और x2 -3 था, प्लस y2 कितना है 4 -0, y1 की वैल्यू भी कितनी थी 0, इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद करेंगे तो -3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 16, तो कितना आ गया 25 का मतलब ये रूट के अंदर है ना, +-5, तो देख लो 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए।
इसका ऑप्शन क्या आ गया, ए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के देखो, इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, ये अपने को राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, देखो एबीसी। द वैल्यू ऑफ साइन बी, साइन बी की अपने को वैल्यू बतानी है। मींस एंगल कौन सा अपने पास, ये वाला एंगल कौन सा दे रखा है अपने को, बी। ठीक है, तो बी के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसके एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, बेस। और ये वाला अपने पास हाइपोटेन्यूज से फिक्स होता है। तो इसमें अपने कैसे करेंगे, वही पंडित बद्री प्रसाद को लेके आएंगे अपने। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अपने से किसकी वैल्यू पूछी गई है, साइन बी की। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अपने को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये बताना है। तो देखो बी, बी के सामने ये वाला है ना, इसके सामने वाला 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही अपने पास कितना, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3/5। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 10th क्वेश्चन देखो, इफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल, अपने पास ना एक वर्टिकल पोल है, ये रहा। ठीक है, ये पोल है, इसकी जो शैडो है इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल। जितने अपने पास पोल की हाइट है उतनी ही इसकी क्या है, शैडो। जितनी हाइट की पोल उतनी ही क्या अपने पास, शैडो। तो अपने को यह बताने भी इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का होता है। तो अपने से ये पूछा गया है, जब हाइट और शैडो दोनों इक्वल होना तो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, इज इक्वल टू, एंगल कितना बन जाएगा, एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू 1 डिग्री 1 होती है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अपने पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा परपेंडिकुलर हो रही है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है अपने पास, इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, दोनों इक्वल है, मींस इसका आंसर कितना है, 1। और 1 कब आएगा tan थीटा में, 45 डिग्री पे। ठीक है, tan थीटा में 1 कब आता है, 45 डिग्री पे। तो इसलिए इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा जब आपको इक्वल बोल दे दो। अब देखो 11th क्वेश्चन, इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर, अपने पास 2 सर्कल है, यहां पे मैं 2 सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, यहां पे कर देते हैं, एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल ये रहा। 2 सर्कल है, यहां पे ये दोनों टच कर रहे हैं। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन दे हैव, तो इसके अंदर कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती है। तो देखो इसके अंदर कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, एक तो ये वाली हो जाएगी, दूसरी कॉमन टेंजेंट अपने ये वाली ड्रॉ कर देंगे, और तीसरी इनके बीच में। ठीक है, तीसरी इनके बीच में, तो कितनी कॉमन टेंजेंट होगी, 3 होगी। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, पूरा कंप्लीट नहीं है। इसके अंदर ये पूछना चाहिए था भी इंटरनली या एक्सटर्नली। अगर ये लिखा जाए, ये तो हो गया एक्सटर्नली। क्या है, ये जो सर्कल्स है ना, सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए, इफ 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली ईच अदर। यहाँ पे एक्सटर्नली लिखा आना चाहिए था, तो फिर तो क्या आ जाएगा, 3। अगर यहाँ पे लिखा जाए इंटरनली, तो इंटरनली के अंदर एक ही आएगा। इंटरनली कैसे होता है, देखो उसकी शेप भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक सर्कल ये रहा और दूसरा जो सर्कल है ना, तो इस प्रकार से बनेगा। अगर 2 सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनकी कॉमन टेंजेंट हमेशा एक ही आएगी। अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उसकी कॉमन टेंजेंट 3 आती है। ध्यान रख लेना, कहीं आप कंफ्यूजन मत हो जाना भी। ठीक है, अगर एक्सटर्नली पूछ ले तो 3 कर देना, इंटरनली पूछ ले तो 1 कर देना। और अगर कुछ भी नहीं दिया और यहाँ पे कैन लिखा जाए तो ऑप्शन देख लेना। ठीक है, अभी ऑप्शन के अंदर 3 है तो 3 लिख देना, अदरवाइज 3 ऑप्शन नहीं है तो 1 भी लिख सकते हो आप। अगर 1 3 दोनों ही है मान लो, तो आपने 3 ही लिखना है। अगर इस प्रकार से आ जाए 1 और 3, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P। पहले मैं आपको फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, इसकी ये वाला मैंने सर्कल बना लिया, ये पॉइंट P है, इसमें से एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही। ठीक है, अब क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P। ये पॉइंट P है, यहां से टेंजेंट की लेंथ है। ठीक है, अपने को दे रखी है कितनी, टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक जो टेंजेंट की लेंथ है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर, ये रहा इसका सर्कल का सेंटर। सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस इसकी ये वाली, ये भी अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। ये अपने पास 25 सेंटीमीटर। अब इसको अपने मिला देंगे और ये अपने को पता है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अपने को ये बताना है द रेडियस ऑफ द सर्कल, भी यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो कितनी है। ये क्या होगी अपने पास, यहां से लेकर यहां तक लेंथ है जो रेडियस होती है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो आप इस ट्रायंगल को लो,
इसे मान लो मैंने O मान लिया और इसे मैंने मान लो K मान लिया। अपने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन सा? POK। ठीक है, कौन सा? POK। ये क्या बन गया अपने पास? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है भी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। और हाइपोटेन्यूज कितने अपने पास? 25। तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 24 प्लस बेस कितना अपने पास? ओके है। ठीक है, इससे बेस को बेस ही लिख लेते हैं अपने। तो 25 के स्क्वायर 625 इज इक्वल टू 576 प्लस बी स्क्वायर। अब जब 576 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 625 में से 576 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर। तो अब जो लेंथ है, लेंथ कभी माइनस में तो होती नहीं है, तो लेंथ हमेशा प्लस में आएगी। तो बी कितना आ गया अपने पास? 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है जो रेडियस है इसकी, रेडियस वो कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखो? द लेंथ ऑफ द आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर विद एंगल थीटा इज। क्या बोला गया? अभी अपने पास ना एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? इसका सेक्टर आ गया। ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक कितनी है? आर्क। ठीक है, तो देखो क्या चीज मैंने बताई है भी, ये मानो भी ए भी अपने पास क्या चीज है? आर्क है। ओ क्या आ गया? सेंटर। तो ये जो सेक्टर बना है, इस सेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का ये पूछा गया अपने से। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या चीज होती है अपने पास है? ठीक है, एंगल यानी कि थीटा इज इक्वल टू, अगर अपने को एंगल निकालना है ना, एंगल ही पूछा था ना, सॉरी लेंथ पूछी थी, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ निकालने का फॉर्मूला देखो, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालेंगे आर की? देखो अपने पूरी सर्कमफ्रेंस होगी, सर्कमफ्रेंस कितने डिग्री की होती है? सर्कमफ्रेंस का पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पर ये पूरा फॉर्मूला था अपने पास 360 डिग्री के लिए। अब अपने पास 360 डिग्री तो ये है नहीं, 360 डिग्री से कम है, तो 360 डिग्री का कितना पार्ट है? तो उसका अगर अपने लेंथ निकाल देंगे तो वही क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क होती है। तो मान लो ये 90 डिग्री है, तो अपने क्या लिखेंगे? 90 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो अपने पास इस आर्क की क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला क्या आ गया? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो इसका ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। उसके बाद देखो द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछा गया है जिसकी रेडियस अपने पास आर है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है अपने पास? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? ठीक है, ये टोटल उसका क्या कहते हैं इसको? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, और 2/3 ये हेमिस्फीयर का क्या होता है अपने पास? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। और 3 पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर किसका होता है अपने पास? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, होलो का नहीं, जो सॉलिड हेमिस्फीयर होता है ना, उसका क्या होता है? ये सरफेस एरिया होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है ये। तो अपने पास ऑप्शन नंबर क्या आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज 28 सेंटीमीटर। अपने पास एक क्यूब है, ये अपने पास क्या है? एक क्यूब। ये अपने पास एक क्यूब है। ठीक है, अब क्यूब की एक फेस कौन सी होगी? ये वाली होगी अपने पास, ये वाली अपने पास एक क्यूब की एक फेस है। इसका पेरीमीटर अपने को दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यह है भी, ये जो एक फेस है ना, ये फेस अपने पास एक स्क्वायर शेप में होता है, और स्क्वायर का पेरीमीटर जब अपने निकालते हैं क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर अपने कैसे निकालते हैं? 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। तो साइड कितना आ जाएगा अपने पास? इज इक्वल टू 28/4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो ये जो अपने पास क्यूब था, इस क्यूब की साइड कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। साइड कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब पूछा गया कि इसमें अपने को वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब, या ए क्यूब भी बोल देते हैं इसे अपने। तो ए क्यूब या साइड क्यूब मान लो, तो अपने 7 की क्यूब करेंगे तो 7 की क्यूब कितनी होती है? 343 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 343 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ऑप्शन नंबर क्या है? ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद मीडियन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। अपने को ये डेटा दे रखा है, इसकी मीडियन वैल्यू पूछी गई है।
मीडियन वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करेंगे भी, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसके बाद जो सेंटर वाला नंबर होगा वही अपने पास मीडियन होगा। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए देखो 0 1 2 3 7 और 8, यही है ना, 1 2 3 4 नहीं कुछ बच गया अपने पास, 4 भी है, 0 1 2 3 4 7 8। तो अब देख लो इसमें सेंटर वाला नंबर कौन सा है, सेंटर वाला नंबर कौन सा आ जाएगा 3। तो इसका मीडियन कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका भी ए आ जाएगा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन एक्स मीडियन वाई एंड मोड जेड। तो अपने को ये बताना है भी मीन मीडियन और मोड इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जैसा कि अपने बुक के अंदर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला दिया है भी 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये अपनी बुक के अंदर क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है। तो इन्होंने मीडियन को बोल रखा है वाई, मीन को बोल रखा है एक्स और मोड को क्या बोल रखा है जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ 3y इज इक्वल टू 2x प्लस जेड। इसका मतलब क्या हुआ 3y इज इक्वल टू 2x प्लस जेड। मीडियन को y था ना तो मैंने y लिख दिया, मीन को x बोला तो x लिख दिया और मोड को z बोला तो मैंने z लिख दिया। इस प्रकार का देखो डायरेक्ट तो कोई आंसर है नहीं अपने पास, तो थोड़ा बहुत अपने को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो देखो जैसे ये वाला ऑप्शन देखो आप, इसमें इन्होंने बोला x माइनस जेड इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। इसका क्या बनेगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। ये बन गया ना, इसके मैं साइड में लिख लेता हूं x माइनस जेड इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। ये बन गया, देखो इसको मैंने उधर लिख लिया। अब इधर अपने को 3y पॉजिटिव चाहिए तो इससे मैं इधर लेके आ जाऊंगा। तो ये क्या आ गया 3y इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को मैं राइट साइड में लेके चला जाऊंगा। तो राइट साइड लेके जाने पे क्या होगा 3x, इससे जब उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, और इससे जब राइट साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का z। तो क्या बन गया देखो 3y इज इक्वल टू 3x में से x माइनस करेंगे क्या आ गया 2x प्लस z। और यही अपने क्या निकाला था, यही अपने बुक के अंदर क्या दिया हुआ फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इस प्रकार के कोई ऑप्शन आए ना तो थोड़ा बहुत सभी को मॉडिफाई करके देख लेना भी कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। उसके बाद 18th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा नंबर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो जैसा कि अपने को पता है भी प्रोबेबिलिटी में क्या होता है भी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है 1। भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें देखो 2/3 मीन्स 0.67 के अप्रोक्स आ गया, 3/2 1.5 हो गया, 0.7 और 0.5। तो ये क्या बन गया 1.5 और 1.5 किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। तो इस प्रकार से एमसीक्यू अपने सारे कंप्लीट हो गए बच्चों। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 6 पार्ट है, देखो फिलअप्स है सारे के सारे, एक एक नंबर के ये हैं। ये फिलअप्स क्या है भी आपने सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं लिखना, इसको सोल्व करके आपने आंसर शीट के ऊपर भी लिखना होगा। तो देखो द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल इफ k। क्या बोला गया भी, ये अपने पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स निकलेंगे अपने को पता है भी जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स निकलते हैं। तो 2 रूट निकलेंगे, इसके 2 रूट्स निकलेंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। कब, जब k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है। तो अपने को पता है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो अपने पास क्या होता है रूट्स अपने पास इक्वल आ जाते हैं। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है अपने पास, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट वैल्यू को अपने c बोलते हैं। तो अपने पास देखो बी स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है अपने पास k स्क्वायर माइनस, क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है k। तो 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है। तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये 16 बन गया। जब इसे राइट साइड में लेके गए तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस था ना तो राइट साइड में लेके गए प्लस हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 4। k की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 4 आएगी तब। ठीक है, k की वैल्यू अगर अपने पास प्लस माइनस 4 दोनों में से चाहे प्लस की 4 हो चाहे माइनस की 4 तो दोनों रूट अपने पास इक्वल आ जाएंगे। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा देखो इफ 18a b माइनस 3
आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी विल बी। ये बोला गया भी ये अपने को एक एपी दी हुई है, एपी की 4 टर्म्स अपने पास A1 A2 A3 और A4। तो बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस से निकालेंगे। जैसा मैंने आपको बताया भी इस टर्म में से ये माइनस कर देंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस अपने पास सेम आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं लिखूंगा a माइनस 18 इज इक्वल टू -3 माइनस बी कहने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से ये माइनस किया तो जो डिफरेंस आएगा इसमें से ये माइनस करेंगे उसके डिफरेंस के बिल्कुल इक्वल होगा। तो a माइनस 18 इसका डिफरेंस आ गया, तो -3 माइनस बी, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आ गया, a जब इससे मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू -3, और इससे राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 15। ठीक है, यही पूछा गया था भी a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री इज, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। तो इससे अपने कर देते हैं, देखो 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री cos 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये स्क्वायर के अंदर है तो अपने क्या कर देंगे, इसकी होल स्क्वायर कर देंगे और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई के अंदर है। और cos 60 की वैल्यू, cos 60 किसके इक्वल होता है, sin 30 के, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो देखो 2 मल्टीप्लाई ये बन गया 3/4 हो गया, क्यों, √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 बन गया, और 2 की स्क्वायर कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर अपने पास क्या आ गया, 3/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये आ गया अपने पास आंसर, 3/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, सभी के सभी जो सर्कल होते हैं ना वो अपने पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिमिलर। क्यों, क्योंकि जितने भी सर्कल है देखो उनकी शेप सेम होती है, चाहे छोटा बना लो चाहे बड़ा बना लो, ये सभी के सभी क्या सिमिलर है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है भी, एक सर्कल के ऊपर अगर अपने दूसरा सर्कल रख देंगे तो अपने को नीचे वाला सर्कल दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें सर्कल बड़े छोटे हो सकते हैं, सभी अपने को दिखेंगे, इसलिए क्या आ गया, सिमिलर आ गया अपने पास। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट डैश टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, भी अपने पास ना एक सर्कल है, ठीक है, एक कहीं पर भी आप एक्सटर्नल पॉइंट ले लो तो इससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कितनी, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉन होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। एक तो ये वाली होगी और दूसरी ये वाली, सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, जब 2 डाइस को अपने थ्रो करते हैं एक बार तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 36। क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, भी अपने पास 2 डाइस है ना, तो 2 डाइस को जब एक बार थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 36 आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल 7 विल बी, तो बताओ दोनों को जब एक बार अपने रोल करेंगे तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 7 कैसे कैसे आ सकता है, देखो पहले तो अपने पास आ सकता है 1 6 या 2 5 या 3 4, और 6 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकता है, और 4 3 भी। देखो इसका सम भी 7 बन गया, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो टोटल कितने अपने पास आउटकम्स आ गए, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए अपने पास, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। जब इनको कटिंग करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 1/6। इसका आंसर कितना आएगा, 1/6। तो ये फिलअप से बच्चों अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 12 पार्ट है इसके, एक एक करके सभी सोल्व करेंगे, एक एक मार्क्स के हैं ये भी। गिवन दैट HCF, अपने को HCF दे रखा है 2 नंबर्स का, 306 और 657 का, कितना 9। तो अपने को इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अपने को पता है भी HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। अब ये A और B क्या होता है भी, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर होता है, ठीक है। तो HCF कितना दे रखा है, 9, LCM अपने को फाइंड करना है, इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। तो LCM कितना हो जाएगा अपने पास, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। तो अब इसकी कटिंग करते देखो, कटिंग करने पे आ गया 3 4, कितना हो गया, 34 आ गया।
अब 34 को अपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 34 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 210 और 28, 238, 170, 193, 204 और 19, 223। तो ये अपने पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, इनका एलसीएम पूछा गया था ना, ये क्या आ गया अपने पास, एलसीएम आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, लिख देते हैं ये, इसे बॉक्स के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 1260 इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। तो अपने को ये बताना है भी, ये जो अपने को नंबर दे रखा है ना 1260, इसके अपने को प्राइम फैक्टर करने हैं और उसे एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखना है। तो देखो 1260, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, ऐसे कर लेना आप, 630, आगे करोगे 2 से तो 315, फिर 3 से हो जाएगा 105, फिर 3 से हो जाएगा 35, फिर 5 से करेंगे अपने 7, फिर 7 से किया कितना आ गया 1। तो प्राइम फैक्टर कितने आ गए अपने पास, 1260 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रे टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये क्या आ गया अपने पास, इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या आ गया, 2 रे टू पावर 2, 3 रे टू पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 7, ये इसका आंसर आ गया। आगे देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोज अपने को दे रखे हैं 4 और 1। कैसे फाइंड करेंगे देखो, तो अपने पास पहले तो ये देखो भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ना, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपने पास, उसकी अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो अपने पास इक्वेशन आ गई, लेकिन इन्होंने पॉलिनोमियल पूछा तो अपने इक्वल में 0 नहीं लगाएंगे। ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इन्होंने अपने को 0 दे रखे हैं, मींस अल्फा और बीटा दे रखा है। अल्फा दे रखा है अपने को 4 और बीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है 1। ठीक है, तो अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मींस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 5। तो 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं अपने। तो ए की वैल्यू 1 और माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5। तो इधर देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए और सी। ठीक है, तो अल्फा बीटा कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए कितना हो गया अपने पास, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये आपने जरूर चेक करना है कि ए की वैल्यू अपने पास 1 इक्वल आनी चाहिए। ये अगर इक्वल नहीं आती तो दोनों को इक्वल कर देंगे, अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपस में। ठीक है, भी मान लो यहाँ पे 3 आ जाता, यहाँ पे 1 नहीं होता, तो क्या करता है इस नंबर को मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये नंबर अपने पास इक्वल आ जाते। अब तो अपने पास इक्वल है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू -5, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं, और सी की वैल्यू कितनी है 4। अब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर रख दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, ये क्या बन जाएगी अपने पास, ax² था ना, a की वैल्यू कितनी थी अपने पास आई है a1, तो आ जाएगा x², 1 तो लिखेंगे नहीं अपने, प्लस b की वैल्यू कितनी है देखो -5, तो यहां पे लिखा जाएगा -5x, और c की वैल्यू कितनी आई है 4। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। यही अपने को लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है तो ऐसे लिखना है, अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन लिखा हो तो इक्वल में 0 लगा देना। अब यहाँ पे इक्वल में 0 नहीं लगाएंगे, पॉलिनोमियल है तो ऐसे का ऐसे रख देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपने पास ये वाला आ गया। सेकंड नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट द नेचर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अपने को ये बताना है भी ये जो दोनों लाइंस आएगी ना, भी ग्राफ के ऊपर अगर अपने मान लो ये जो अपने को दो इक्वेशन दे रखी है, इन दो इक्वेशन से अगर अपने लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो वो लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। तो चेक करते हैं अपने। देखो अपने को पता है भी a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो
तो ये ऐसी लाइंस कौन सी होती है अपने पास? पैरेलल लाइंस। और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर इस प्रकार की लाइंस आती है तो इसे कोइंसिडेंट लाइंस बोला जाता है। ठीक है, अब अपने चेक करेंगे भी इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो x का कोफिशिएंट कितना है? 2, इधर x का कोफिशिएंट कितना है? 4। ठीक है, आगे y का कोफिशिएंट 1, इधर y का कोफिशिएंट कितना है? -2। देखो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है? अगर अपने इससे काटेंगे, काटने पे क्या आ जाएगा अपने पास? ये आएगा 1/2 और इधर कितना है? 1/-2। ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, और जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो वो कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट नहीं। यहां पे मैंने लिखना था कौन सी कहते हैं इसको? इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। अगर ये दोनों अपने पास इक्वल नहीं आता ना तो लाइंस कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से जो लाइंस बनेगी वो कौन सी लाइंस होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी वो। ठीक है, और इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन होता है। तो अपने पास आंसर क्या आ गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गया, लाइंस। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अपने को एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म 499 होगी? अपने को यह बताना है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म 499 होगी। पहले तो अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लिख लेंगे। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये अपने पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब अपने को ये वैल्यू दे रखी है, an दे रखा है अपने को, मींस 499 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n की वैल्यू अपने को पता नहीं, क्योंकि अपने को यही तो निकालना है विच टर्म का मतलब n की वैल्यू अपने को निकालनी है। और d कितना है? इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 4। तो 499 इज इक्वल टू 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4n और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4। तो 499 किसके इक्वल आ गया? 4n माइनस 1। 4n -4 में से -4 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आ गया? -1। अब इसे जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 499 प्लस 1 इज इक्वल टू 4n, मीन्स 500 किसके इक्वल आ गया? 4n के। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 अपॉन में 4, कटिंग करेंगे कितना आ गया? 125। तो n इज इक्वल टू 125। तो जो 125th टर्म है ना वो क्या हो जाएगी? इसकी 499 होगी इसकी। तो इसका आंसर क्या आ गया? 125। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ Q01 इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R, भी क्या बोला गया? भी अपने पास ना, यहाँ पे मैं आप क्वेश्चन लिख के बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, भी अपने पास ना एक लाइन सेगमेंट है, कौन सी? PR। ये P है पॉइंट, ये R है। P के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो अपने को दे रखे हैं 5 और -4, और जो R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं x और 6। ठीक है, और ये बोला गया भी Q मिड पॉइंट है किसका? इन दोनों का। Q इन दोनों का मिड पॉइंट है, भी इन दोनों का मिड पॉइंट मींस यहाँ पे क्या है? Q। और Q के कोऑर्डिनेट्स अपने को क्या दे रखे हैं? 0 1। तो अपने को यह बताना है भी x की वैल्यू कितनी होगी। भी देखो जब अपने पास मिड पॉइंट दे रखा हो ना तो अपने क्या करेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब x1 प्लस x2 अपॉन में 2 किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अपने को वैल्यू निकालनी है x की, तो अपने क्या करेंगे? x1 की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस x अपॉन में 2 किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। देखो 5 ये आ गया, x ये आ गया, अपॉन में 2 किसके? 0 के इक्वल। तो 5 प्लस x कितना हो गया? 5 प्लस x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। यही पूछा था भी x की वैल्यू कितनी है, और x की वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने? -5। तो फर्स्ट का सोल्यूशन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 12/5। सेकंड क्या बोला गया? कोट थीटा इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो पहले तो अपने वही लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पीबी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
तो कोट थीटा किसके इक्वल हो गया, कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बी अपॉन पी साइन कोस टेन कोट, कोट क्या हो गया बी अपॉन पी, और बेस कितना दे रखा है इज इक्वल टू 12/5। तो निकालना क्या अपने को साइन थीटा, साइन थीटा क्या चीज होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अब अपने पास परपेंडिकुलर तो है, हाइपोटेनिस नहीं है, तो हाइपोटेनिस कैसे निकालते हैं अपने, पाइथागोरस से, बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था अपने पास। एच अपने को फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 प्लस 144, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 169, किसकी एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, हाइपोटेनिस कितना आ गया अपने पास 13 आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो आंसर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनिस कितना आ गया 13, तो ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, इफ फ्रॉम ए पॉइंट ए टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी टू ए सर्कल, ये अपने पास सर्कल है, सर्कल का ये पॉइंट ए है, यहां से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक टेंजेंट ये रही एक ये रही, इससे आप ये मानना भी ये वाली टेंजेंट इसको टच करती हुई जा रही है, तो ये टेंजेंट के नाम क्या है ए बी और ए सी, इसे मैंने मान लिया बी और इसे मैंने मान लिया सी, ये होगी ए बी हो रही है क्या होगी ए बी ए सी, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर क्या अपने पास ओ है, सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 140 डिग्री, बी ओ सी, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है 140 डिग्री का, तो अपने को फाइंड करना है, देन राइट द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल अपने को बताना है भी कितने डिग्री का होगा, तो अपने को पता है भी ये दोनों एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री का, लेकिन लिखेंगे कैसे, देखो एंगल बी ए सी प्लस एंगल, ये वाला एंगल हो गया, इसके बाद ये वाला ए सी ओ, ए सी ओ प्लस अब ये वाला एंगल, ये वाला कौन सा है एंगल बी ओ सी प्लस ये वाला एंगल ए बी ओ, ठीक है, ये देखो अपने पास चार साइड है ना, एक साइड दो साइड तीन साइड और चार साइड, चार साइड वाला अपने पास कहता है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है सभी एंगल्स का 360 डिग्री, ठीक है, करके इस प्रकार से है ना भी चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री, ये अपने को फाइंड करना है एंगल बी ए सी। अब देखो ए सी ओ ये वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री के होते हैं, तो इससे लिखेंगे 90 डिग्री, ये अपने को 140 डिग्री गिवन है, ये प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना गया 360 डिग्री, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू इन तीनों का सम करेंगे आ जाएगा 320 डिग्री, नहीं यहाँ पे लिखेंगे प्लस इज इक्वल टू कितना गया 360 डिग्री, तो एंगल बी ए सी कितना आ गया अपने पास है 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री, तो इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये क्या अपने पास फाइनल आंसर। इसे जब मैं राइट साइड में लेके गया तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे 320 लिख दिया, इसमें से 360 में से 320 माइनस किया तो 40 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर क्या था 3, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है ये मैंने रेडियस मान ली कितनी है 14 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर, और इसके बाद जो लेंथ है ना ये आर्क की, ये जो लेंथ है ये मैंने आर्क मान ली और इसे कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर, मींस ए से लेकर बी तक जो आर्क है वो कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, तो ये जो आर्क है ना ये सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये अपने को फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये लेंथ की ए बी कितनी दे रखी है अपने को, एंड द लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये अपने को दे रखी है 22 इज इक्वल टू थीटा कितना ये अपने को फाइंड करना है अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 और आर कितनी है 14, ठीक है, ये अपने को गिवन है, तो देखो इससे ये कटिंग कर दिया 2 आ गया, तो
22 मल्टीप्लाई, इन सभी को जब इधर लेके आ जाएंगे ना तो सभी का सभी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/22 और मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा अपॉन 360 आ गया। ठीक है, तो देखो इससे ये कट गया, क्या बचा अपने पास, 4 बच गया, और इधर कितना 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 4, जब कटिंग करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही पूछा था ना, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा अपने पास, 90 डिग्री का। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपना इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। फाइनल सोल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th 11th और 12। पहले 10th देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल 42 डिग्री। यहां पे करते हैं अपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, भी ये अपने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया अपने। इसका अपने को रेडियस दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया अपने पास 18 सेंटीमीटर, और जो सेंट्रल एंगल बन रहा है, सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसे सेंट्रल एंगल बोलेंगे, कितने डिग्री का बन रहा है, 42 डिग्री का। अब फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर, इस चीज पे ध्यान देना, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब क्या है, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ होगी अपने पास, आर्क होगी एक, तो दूसरा ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, इन तीनों को मिलाकर अपने पास पेरीमीटर बनेगा। तो ये पेरीमीटर अपने को फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए पहले अपने आर्क फाइंड करेंगे, और आर्क फाइंड करने के बाद इन दोनों को अपने इसके अंदर ऐड कर देंगे। आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। इससे क्या निकल जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क को अपने ए बी मान लो, इसकी अपने पास लेंथ आ जाएगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई आर, या सीधा 2r लिख दो। ठीक है, सीधा 2r लिख देते हैं, 2r। तो अपने पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे अपने यहां पे ना लेंथ ऑफ आर्क ना लिख के अपने डायरेक्टली लिख लेते हैं, पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना था ना अपने को, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड करना था, पेरीमीटर अपने सेक्टर लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के अंदर अपने क्या किया, भी अपने पहले ये आर्क की लेंथ फाइंड कर ली, इससे आर्क की लेंथ आ जाएगी, और उसके अंदर अपने एक आर और एक आर, दो आर अपने उसके अंदर अपने क्या कर दी, ऐड कर दी। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई 18, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को अपने आप सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये सारी वैल्यू अपने पास मल्टीप्लाई के अंदर है, तो 18 से ये काटा 20 पे कटिंग हो गया, उसके बाद 2 से कटिंग किया, ये कितना आ गया, 10 आ गया, 7 से कटिंग करने पे आ गया 6, तो और कहीं पे कटिंग हो रहा है। ठीक है, कटिंग तो हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा पूरा कटिंग नहीं होगा, इसलिए अपने 10 को नीचे रख लेते हैं। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 132 अपॉन 10 प्लस 18, कितना आ गया, 18 2 जा 36 हो गया, ये 18 2 जा 36। देखो 22 6 जा 132 अपॉन में 10, अगर मैं कटिंग कर देता ना, मान लो इसको मैंने 3 कर दिया, इसको 5 कर दिया, तो ये थोड़ा सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसको डायरेक्ट ही रख लिया करो, अगर पूरा पूरा कट नहीं हो रहा। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया 132 अपॉन में 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 36, तो ये बन गया 13.2 प्लस 36 इज इक्वल टू 49.2 सेंटीमीटर। ये क्या गया अपने पास, पेरीमीटर आ गया, मींस ए बी बी ओ और ए ओ, इन तीनों की लेंथ कितनी आ गई अपने पास, 49.2 सेंटीमीटर आ गई। तब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्या दे रखा है, द अर्थमेटिक मीन, ये अपने को नंबर दे रखे हैं ये वाले, इसका अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है अपने को, 6 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स है। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स है। सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन की जगह अपने क्या लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, अगर ब्रैकेट में लिखना है ब्रैकेट में लिख लो, नहीं लिखना तो भी मत लिखो, क्योंकि प्लस के अंदर है, प्लस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। अपॉन में टोटल नंबर्स, टोटल नंबर कितने देखो,
1 2 3 4 5 6, कितने नंबर अपने पास? 6। अब ये मत काउंट कर लेना भी अपने पास 7 नंबर हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे मत काउंट कर लेना। ये अपने पास सिंगल यूनिट है, ये अपने पास एक ही नंबर गिना जाएगा, क्योंकि ये देखो ब्रैकेट के अंदर है ना। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 इज इक्वल टू, इनका सम करेंगे, कितना आ गया? 12 21 25 28 30 प्लस एक्स। तो सम करने पे क्या गया? 30 प्लस एक्स आ गया। तो 36 माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, अपने से एक्स की वैल्यू पूछा गया था, एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली अपने? 6 फाइंड कर ली। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्या बोला गया है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन था या मीडियन था? एक मिनट, मीडियन है ये, मीडियन, MEDIAN, फाइंड द मीडियन। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अपने को मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? देखो, पहले लिखेंगे अपने एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 5 7 9, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है अपने को? फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, कितनी है फ्रीक्वेंसी? 6 7 5 6, 6 7 5 6, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। यहां पे मैं फिल करने भूल गया। ठीक है, ये अपने पास क्या है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब क्या करेंगे, अपने इसका CF निकालेंगे, इसका निकालेंगे अपने CF। ठीक है, CF कितना हो जाएगा? देखो, 6 का 6 आ गया, 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, CF कितना आ गया? 24। अब ये जो वैल्यू होती है ना, ये अपने पास क्या होती है? n के इक्वल होती है। n कितना आ गया? 24, तो n/2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, n/2 12। अब जो ये वैल्यू होती है ना, इससे जस्ट बड़े वाली वैल्यू लेंगे अपने, जस्ट वाली बड़े वाली वैल्यू CF के अंदर कितनी है? 13। इससे जस्ट बड़े वाली वैल्यू कितनी है अपने पास? 13 है। और 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। तो इसका जो मीडियन पूछा गया, मीडियन कितना आ जाएगा? 5। तो मीडियन इज इक्वल टू 5। देखो मीडियन कैसे निकालते हैं अपने भी? सबसे पहले अपने CF फाइंड करते हैं भी। अगर अपने को क्लास मार्क्स दे रखे हो तो अलग फॉर्मूला लगता है, लेकिन अगर अपने को सीधा वैल्यू दे रखी है ना, तो अपने क्या करेंगे? पहले CF फाइंड करेंगे। जो लास्ट वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू आएगी, और n का हाफ करने पे n/2, जो भी वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़े वाली वैल्यू, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वही अपने पास क्या होता है? मीडियन होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व हो गया। कहने का मतलब है भी अपने पास जो सेक्शन ए था, क्वेश्चन 1 2 और 3 तीनों के तीनों अपने कंप्लीट सोल्व हो चुके हैं। MCQ थे 18 क्वेश्चन, वो भी सोल्व हो गए, फिलअप्स भी सोल्व हो गए, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी सोल्व हो गए। अगर फिर भी बच्चों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों, आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।